जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। ये हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकंड पार्ट है। अगर इससे पहले वाले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करके अवश्य देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है महात्मा गांधी जी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन वगैरह सब हम पढ़े थे। अब जो है हम आगे चलेंगे, उनका जो भी नेक्स्ट पार्ट है हम देखने का कोशिश करेंगे आगे। और ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये आपकी किताब का भाग है। इन सारे बातों का हमने जो है डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो जो लोग वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में भी बना हुआ है, देख सकते हैं जा करके। तो चलिए पैराग्राफ 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ में हम दे दिए हैं ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आपको दिया गया है, और देखिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब मुझे विश्वास है कि भारत में विकसित हुई सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द नाइट ऑफ द फेरोप्स वाज ब्रोकन। यानी कहने का मतलब रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, उसके बाद फारो का भी बल टूट गया। इन सारे बातों का हिंदी है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखते हैं। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड। कहने का मतलब जापान पश्चिमी सभ्यता के रंगों में रंगा गया, लेकिन चीन के बारे में कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर। लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी प्रकार से साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, which exist no longer in the former glory। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखी जो अपनी पहले गौरव को मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे हमें सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोपियन यानी यूरोप के लोग उसके बाद कल्पना किए कि हम लोग ग्रीस और रोम के गलतियों से बचेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, जैसा कि उनका दयनीय स्थिति है। और नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द मिडिस्ट ऑफ दिस, इन सबों के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। भारत अचल रहा और यही इसकी गरिमा है। It is charged against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to include them to adopt any change। भारत के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है कि इसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और भावहीन है कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राजी करना संभव नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन हमारा है, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में यह जो हमारे आरोप हमारे गुण के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। जिसे हम अनुभव के निहाई पर परखा है और सही पाया, हमें बदलने की साहस नहीं है। Many trust their advice upon India and she remains steady। कईयों ने भारत पर अपनी राय दिए पर हम अटल रहे। This is her beauty, it is the seat anchor of our hope। यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी आशा की रक्षक है। पैराग्राफ 3 है, civilization is that node of conduct which point out to man the path of duty। सभ्यता चाल चलन है जो इंसान को कर्तव्य की राह दिखाती है।
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन mastery over our minds and our passions। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे इच्छा पर काबू प्राप्त करना है। नेक्स्ट है शो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। ऐसा करने में हम स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता के समानार्थक अच्छा आचरण है, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है 4। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। यदि यह भाषा सही है तो भारत जैसा कि बहुत सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड दैट मोर इट गेट्स इट मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहने का मतलब हम देखते हैं कि मन एक बेचैन सी चिड़िया है या बेचैन सी पक्षी है, जितना ही अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्जेंस इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना ही अधिक हम अपनी इच्छाओं में संलिप्त रहेंगे उतना ही अधिक बेलगाम होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बहुत छोटा छोटा लग रहा है। चलिए आगे कर रहे हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा तय की है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि खुशी बहुत हद तक एक मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं सुविधा के लिए। चलिए बड़ा कर दिए हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ रहे पैराग्राफ 6 है अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है या दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी द पुअर टू बी सीन। कहने का मतलब प्रायः देखा जाता है कि धनी लोग दुखी होते हैं परंतु गरीब लोग सुखी होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसएडेड अप फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने ऐसो आराम की जिंदगी और आनंद से माना किया है। और नेक्स्ट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे। चलिए यहाँ है वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ द फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम उसी प्रकार के हल के साथ व्यवस्थित किए हैं जैसा कि हजारों सालों से चला आ रहा है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कैटोजेस एंड दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। हम उसी प्रकार के कुटीर और पुनः प्राप्त किए हैं जो पहले समय से था और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसा है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन। हमारे पास जीवन है कि कोई प्रतियोगिता पद्धति नहीं है। ईच फॉलोड
his own occupation or trade and charged a regular wage. प्रत्येक अपने अपने व्यवसाय और व्यापार में लगे हैं और एक नियमित मजदूरी लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, चलिए। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our heart after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि यदि हम ऐसा चीजों में अपनी दिल लगाते हैं तो हम उन चीजों का गुलाम बन जाएंगे और अपना आचरण खो देंगे। Therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. कहने का मतलब वे लोग इसीलिए विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिए कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सके। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों की उचित उपयोग में ही है। Next, they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. उन्होंने इसके अतिरिक्त कारण दिया कि बड़े शहर एक जाल है और बेकार के बोझ है, और कि इन लोगों में खुशी नहीं रह सकते। यहाँ चारों ओर डाकू और चोरों का गिरोह है, वेश्यावृत्ति, उसके बाद है दुर्गन लोग इसमें जो है फलते फूलते हैं और गरीब लोग को धनी लोग लूटते रहते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है कि दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसलिए उन्होंने छोटे से गांव में ही खुश थे। पैराग्राफ 8 है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, चलिए। They saw that king and their swords were inferior to the swords of ethics. उन्होंने देखा कि नैतिकता के तलवार से निम्न स्तरीय राजाओं और उनकी तलवार है। And they therefore held the sovereigns and of the earth to be inferior to be ऋषिज एंड द फकीर्स, और इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के नीचे धरती के संप्रभुत्व को रखा है। A nation with a constitution like this is fitter to each other than to learn from other. एक राष्ट्र एक प्रकार के संविधान के साथ दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम है। Our next paragraph is, this nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. कहने का मतलब इस राष्ट्र के पास न्यायालय है, वकील है, डॉक्टर है, लेकिन ये सभी सीमा के भीतर ही है। Everybody knew that these professions were not particularly superior. सभी जानते हैं कि ये व्यवसाय खास करके श्रेष्ठ नहीं थे। Moreover, these वकील and वैद्स did not rob people. कहने का मतलब इसके अतिरिक्त ये वकील और वैद्य लोग को लूटते नहीं थे। They were considered people dependents, not their masters. वे लोग पर आश्रित समझे जाते थे और उनके मालिक नहीं थे। नेक्स्ट है, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय संगत निष्पक्ष था।
द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम न्यायालयों से बचने के लिए था। देयर वॉज नो टाउट्स टू रूल पीपुल, टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई भी केवल शहरों और उनके आसपास देखी जा सकती थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और अपनी कृषि व्यवसाय करते थे। नेक्स्ट है दे एंजॉयड थ्रू होम रूल, वे घर के सच्चे नियम और आनंद लिया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ 9 है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरेज, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, इसके प्रति समर्पितों द्वारा भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन, विश्व के किसी भी हिस्से में और उसके अंदर सभ्यता नहीं है, सभी लोगों को निपुणता प्राप्त हो। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल being, that of the western civilization is to propagate immorality, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ावा देना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द लेटर इज godless, the former is based on belief in God, बाद का ईश्वरहीन है, पहले का ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट behoves every lovers of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast, कहने का मतलब बहुत ही समझने और विश्वास करने योग्य भारत के प्यार करने वालों के लिए यहाँ पर जर्नी है कि पुराने भारतीय सभ्यताओं से उसी प्रकार चिपक जाए जिस प्रकार एक बच्चा अपने मां के स्तनों से चिपक जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 10, ओके जस्ट आई एक्सटेंड द टेक्स्ट। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यताओं से नफरत करने वालों में से नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट For many a thing I have learned from Western literature, मैं पश्चिमी सभ्यताओं का आभारी हूं कि उनकी साहित्यिक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। But I am thankful to modern civilization for teaching me that is I want India to rise its fullest highest, लेकिन मुझे यह सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूं कि भारत को पूर्ण रूप से शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं उसको। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, मुझे अपने देशवासियों से साफ साफ अवश्य ही कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों के अनुभव के बाद भी यहाँ करा आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इन एट ऑल कॉस्ट्स, मैंने इससे एक सबक सीखा है और बस यह है कि मैं किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है 11, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। व्हाट इज द इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिक पदार्थों की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की बुराइयों की पूजा है। इट इज अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह पूर्णतः भौतिकवाद है। ओके, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग
and modern civilization is nothing is it does not think at every step of the triumph of material civilization। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है यह यदि भौतिक सभ्यताओं के विजय के प्रत्येक कदम के बारे में नहीं सोचती है तो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा 12 पैराग्राफ होगा। आपको पता होगा टोटल जो है 24 पैराग्राफ है, तो इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे इस वीडियोस को। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये हमारा इस वीडियोस का लास्ट पैराग्राफ है। अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम कवर करते हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इज नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। यदि संभवतः अनावश्यक है, यदि नहीं तो बेकार है दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना। It is likely that the West has evolved a civilization shifted to its climate and surroundings। यह प्रतीत होता है कि पश्चिम में विकसित हुई सभ्यता उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। And both are good in their own respective spheres। कहने का मतलब उसी प्रकार से हम लोगों की सभ्यता हम लोगों के परिस्थितियों के अनुकूल है। And both are good इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपने अपने स्थानों या अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे हैं। तो यह है हमारा 13 पैराग्राफ। इसको हम लोग जो है वीडियोस के पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओके, थैंक यू।